बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना तेजी से फैल रहा है, दुनिया अब खतरनाक मरहले में है। WHO पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन किस हद तक मुअस्सर। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलदम करार। फैसले में काजी फाइज की अहलिया के टैक्स मामलात FBR को भेजने का हुक्म। कानूनी तौर पर अगला मरहला अब क्या। कोरोना की तबाहकारियों और मईशत पर दिन ब दिन बढ़ता बोझ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से बड़ी सनतों की पैदावार बुरी तरह मुतासर। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर आज बरोज हफ्ते की बात की जाए तो मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2,910 केसेस और 84 हलाकतें सामने आई हैं, जिनमें पंजाब में 2,538 केसेस हैं और 82 हलाकतें हैं, जबकि इस्लामाबाद से 338 केसेस और आज़ाद कश्मीर से 34 केसेस और हलाकतें सामने आई हैं। मुल्क भर में अगर कोरोना केसेस की तादाद की बात की जाए तो 1,71,666 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर टोटल अमवात की बात की जाए तो 153 हो चुकी हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। पिछले 24 घंटों में जो अमवात हुई हैं वो 153 हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर अगर कुल अमवात की बात की जाए जब से पहला केस सामने आया तो उसके बाद से तो 3,382 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अब तो आलमी इदारा बराए सेहत ने भी इंतबाह जारी कर दिया है कि अब दुनिया में सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। WHO के जो डायरेक्टर हैं जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने अपने बयान में कहा है कि सिर्फ 18 जून को कोरोना वायरस के 1.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें एशिया और मशरक़ वस्ता में से निस्फ बरे आज़म अमरीका में थे, जबकि जनूब में केसेस की तादाद रोज बढ़ रही है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया, आलमी इदारा सेहत ने यह इंतबाह भी किया है कि कोई मुल्क लॉकडाउन हटाने में जल्दी ना करे। हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पाकिस्तान में जब पहला केस सामने आया था तो उसके बाद पहले लॉकडाउन के हवाले से खबरें सामने आई, फिर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया और सख्त लॉकडाउन के बाद हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए और अब हम सिलेक्टिव लॉकडाउन पर अमल पैरा हैं। हुकूमत की पॉलिसीज के हवाले से यह कहा जाता रहा कि हुकूमत पॉलिसीज तो लेकर आ रही है लेकिन पॉलिसीज में अबहाम है। अवाम की गैर संजीदगी के हवाले से भी कहा जाने लगा कि अवाम गैर संजीदा है। ईद से पहले लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और ईद के बाद हमने देखा कि केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हुए और ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया और अब ग्राफ जिस तरह से ऊपर जा रहा है उसके बाद देखना यह है कि हुकूमत इस सारी सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल कर पाती है। पॉलिसीज में जो अबहाम था वो अबहाम अब खत्म हो गया है या अभी उसी तरह से है। अवाम गैर संजीदा क्यों है और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो फिर इसका क्या हल है और अगर सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है तो क्या तरीकाकार है जिस तरीकाकार के तहत सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और खास तौर पर वफाक और सूबों के दरमियान जो हमने देखा कि अदम ताउन रहा वो भी अभी जूं का तूं है। टेस्टिंग कैपेसिटी मेडिकली जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर तो हम गुज़िश्ता रोज भी बात कर रहे थे, बारहा बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम हुकूमती पॉलिसीज और पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए जो तमाम तर इकदाम किए गए हैं वो कितने तसल्ली बख्श हैं इस पर बात करेंगे और मजीद सिचुएशन किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल अगर होती है तो हुकूमत टैकल कर सकती है, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब वीडियो लिंक के जरिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, किसी एक सूबे के हवाले से नहीं कहा जा सकता कि सूबे में अमवात ज़्यादा हैं या केसेस ज़्यादा हैं, तमाम सूबे हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद में ऊपर जा रहे हैं। लॉकडाउन की जो पॉलिसी पाकिस्तान में रही है 26 फरवरी के बाद से अब तक लेकर, जो पहला लॉकडाउन लगा था अप्रैल के लास्ट में और उसके बाद से अब तक लेकर स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टिव लॉकडाउन पर हम आगे हैं। लगारी साहब, लॉकडाउन की पॉलिसी ने पाकिस्तान को कहां ला खड़ा किया है? एक तो ये कि लॉकडाउन में सिंध ने पेशरफ्त की थी, आगाज़ सिंध ने किया था, बल्कि लॉकडाउन शुरू करने से पहले उन्होंने सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को एतमाद में लेने के लिए उनसे बातचीत की थी। चीफ मिनिस्टर ने हमें भी बुलाया था और मीडिया से जो लोग थे उनकी अच्छी खासी तादाद थी, कोई 15-20 हमारे मीडिया पर्सन थे, कुछ एंकर हजरात थे और कुछ मीडिया के जो है वो हिरार्की में से थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है और रोज़ अफजूं सूरत हाल ख़राब हो रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब तक हम लॉकडाउन की तरफ नहीं गए हैं लेकिन अब हम लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं। हमें मसाइल दरपेश हैं, वो ये है कि हमारा एयर जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, हमारा रेलवे ट्रैफिक चल रहा है, हमारा इंटरसिटी बस सर्विसेज का ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, हमारे इंटर प्रोविंसेस ट्रैफिक चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकते हैं। तो आप एडवाइस करें। तो जाहिर है इस मामले में हम क्या एडवाइस कर सकते थे, हम तो ये चाहते थे कि जो है वो केसेस कम से कम हो और हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो। दूसरी तरफ वफाक का मामला था, वफाक ने
वफाक में कुछ लोग थे जो ओनरशिप लेते थे, जो कहते थे कि जी ठीक है लॉकडाउन होना चाहिए, और बाज़ शख्सियात जो हैं वो कभी भी उसके हक में नहीं रही हैं। वज़ीर आज़म कोरोना की जो संगीनी है और उसके जो नुकसानात हैं और उसकी वजह से जो उसका फैलाव है, और उसके बारे में उन्होंने लॉकडाउन के ऑप्शन को आज तक तस्लीम नहीं किया है। उनका कहना यह है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो लोगों की एहतियात करने के तरीक़ाकार के बारे में उन्होंने कोई ख़ास ठोस बात नहीं बताई है। ज़ाहिर है कि मास्क पहने, या लोग जो हैं वो हाथों को ग्लव्स लगाएं, या ये कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये सारी बातें तो रोज़ाना मीडिया पर भी आती हैं, टेलीफोन पर भी सुनाई देती हैं, लेकिन इससे कोई मौसर नतीजा नहीं निकला है। लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उससे केसेस जो है वो कंट्रोल हो गए थे, उसका फैलाव नहीं था, और फिर लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम थी कि केस जो है एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लग रहा था। जो बाहर से केस आ रहे थे उन्हीं से ही निपटा जा रहा था। बाद में तो एक तूफान सा आ गया, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बंद करें ये सारा कुछ और खोलें सारा कारोबार, और ये क्या बात हुई, आप शॉपिंग मॉल्स खोल लें और 24 घंटे की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब 24 घंटे तक के लिए दे दिया फैसला, तो फिर जाहिर है लोग शेर होकर निकले। वो तो वजीर आजम की वजह से भी पहले ही लोगों ने उसको कबूल नहीं किया था। दुकानें बंद होती थी, बाजार बंद होते थे, वर्कशॉप्स बंद होती थी, कारखाने बंद होते थे, मगर लोग सड़कों पर होते थे, लोग गलियों में होते थे। और कराची की सैकड़ों नहीं हजारों कच्ची आबादियों में लोगों ने इस बात को माना ही नहीं था कि ये कोरोना कोई मर्ज है। ऐसे में वफाक की जो हल्लाशेरी थी, जो ऐसे लोगों को जो है वो और ज्यादा तकवीत देना था, खामखा की बातें करते हैं ये लोग। एक बात वफाक की तरफ से होती थी, कमजोर इशारा मिलता था तो लोग उसकी फौरन उसकी तरफ चलते थे। देखें जी क्या बात हो रही है, देखें ये बात तो सूबों को समझ में नहीं आ रही है। वफाक बता रहा है कि लोग मिलें जुलें, इससे क्या होता है, लोग तो जाहिर है कारोबार तो करेंगे। अब ये सारी तो बातें लगारी ऐसे साहब, फिर हालात में की जा आप रही। बड़ी तफसील से शुरू से लेकर एंड तक सारी सिचुएशन बयान कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज को अगर देखा जाए तो सिंध का जो मामला रहा, सिंध में सख्ती की जाती रही, जबकि वफाक की तरफ से उसको डिस्करेजिंग कहा जाता रहा। क्या ये सब कुछ पॉलिटिकल माइलेज का मामला है, या दोनों में से किसकी पॉलिसी आपके नज़दीक बेहतर है? सिंध की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी, वफाक भी उस पर अमल पैरा होता, या वफाक जो कह रहा था उसके नताइज तो बिल्कुल हमारे सामने है? तो जब वफाक के नताइज सामने हैं तो ये तो सामने है ना कि सिंध की पॉलिसी ठीक थी। शुरू दिन से सिंध ने एक सही पॉलिसी अख्तियार की, लेकिन और केसेस तो उन्होंने लगारी साहब सिंध में भी अब बहुत ऊपर चले गए हैं। सिंध में भी कोई केसेस कम तो नहीं है? इसलिए कि सिंध में टेस्टिंग हो रही है ना, सिंध में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। जो टेस्टिंग बाकी सूबों में नहीं हो रही थी, सिंध में पहले ही हो रही थी। सिंध में जो है 2000 की कैपेसिटी बढ़ाया गया, उसको 3000 किया गया, फिर उसको 5000 किया गया, अब 11000 से ऊपर तक चले गए। अगर पता तो उसका चलेगा ना जब दोनों सूबे, बड़े सूबे जो है वो 1-1 लाख की, और छोटे सूबे अगर 50-50 हजार डेली की कैपेसिटी हासिल कर लें, और फिर पता चलेगा कि मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल क्या। अभी तो आपको सही पता नहीं चलता है। आप टेस्ट करते हैं तो कितना सिंध और पंजाब मिलकर 20,000 21,000 केसेस को टेस्ट कर पाते हैं, तो उनमें से जो मिलता है वो आपके सामने होता है। सिंध में बहरहाल कंट्रोल किया गया और इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन अमल नहीं हो सका ना। वफाक ओनरशिप नहीं दे रहा था इसको, लॉकडाउन को, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर घूम रहे थे बिला वजह। आप लोग जाकर देखें, चौपाल लगे हुए थे, लोग जो है वो चौकरियां कर रहे थे, वो थल्लों पर बैठे हुए थे, वो जगह जगह बैठे थे। कुछ नहीं होता भाई, क्यों खामखा ऐसी बातें करते हो, कुछ नहीं है कोरोना। कोरोना तो बस ऐसे ही है, खाम नाम ठीक हुकूमत डरा है रही लगारी है साहब, ये तो सारी सूरत हाल और पॉलिसीज की हमने बात कर ली ना, कि ये पॉलिसीज दुरुस्त थी, ये पॉलिसी गलत थी, वफाक दुरुस्त था या वफाक गलत था, सिंध की जो सख्तियां थी उनके फवायद मिले। अब जरा अगर हम हल की बात कर लें, ईद से पहले कहा गया कि लॉकडाउन हम खत्म करते हैं, लोगों को ईज करते हैं, लेकिन हमने देखा ना तो लोगों की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा किया गया, ना हुकूमत एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हुई। नताइज हमारे सामने हैं कि लोगों की गैर संजीदगी और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना करने की वजह से इतने ज्यादा केसेस सामने आ गए। अब इसका हल क्या है? आपको क्या हल दिखाई देता है? किस तरह से इससे बचा जा सकता है? हम दस्त बस्ता गुजारिश करते हैं, हम इंतहाई आजिज़ी के साथ जनाब वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं कि जितने दिनों के लिए सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं वो लॉकडाउन को ओनरशिप दें। वज़ीर आज़म अपने तौर पर कहें कि लोगों घर पर रहो, लॉकडाउन हो रहा है तो घरों पर रहो। ये स्मार्ट, ये जो है बड़ा फैंटेसी और ये बड़ा
जो है वो आलीशान ये इस तरह का लॉकडाउन नहीं चलेगा। लॉकडाउन लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में आप लोगों से कहें कि जी ना आए घरों से बाहर। अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उसके नुकसानात होंगे। तो अगर ओनरशिप मिलती है वफाक की तरफ से तो फिर ये मुमकिन होगा कि सूबे जो हैं उस पर कामयाबी से अमल कर सकें। हम्म। वरना यही होगा कि लोग, इमरान खान एक तरफ चल रहे होंगे, सूबे दूसरी तरफ चल रहे होंगे। अभी लाहौर में जब तशरीफ लाए थे वजीर आजम, और लाहौर के दौरे पर जब पहुंचे तो सूबाई हुकूमत ने और वफाक के अफसरों ने और मुख्तलिफ लोगों ने उनसे बहुत मिन्नतें की कि जनाब आप लॉकडाउन की तरफ जाएं, तो वो मान ही नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा नहीं कोई लॉकडाउन नहीं होगा। उस दिन तो बाकायदा कोई चीज़ हुई ही नहीं है। बाद में 2-3 दिनों के बाद जिस तरह से फरियादें की हैं और जिस तरह से बातें की हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, अगर वजीर आजम उसको 2 बार और सुन लें तो उनको पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर देना चाहिए। वो तो बेचारी उस वक्त लोगों पर गुस्सा निकाल रही थी, जो गुस्सा उन्हें वजीर आजम पर निकालना हम्म। चाहिए था। वो तो लोगों के ऊपर जो है वो कह रही थी कि जनाब लाहौर के लोग हैं और जाहिल हैं और ये वगैरह जो कह रही थी, वो अपने उनके दिल की बात नहीं थी। दिल की बात ये थी कि वज़ीर आज़म सुन नहीं रहे हैं और वो जो है लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन की तरफ जाना आपको फिर ये पता चलेगा, कम अज कम आप 2 हफ्ते लॉकडाउन की तरफ जाएं और इस दौरान में आप देखें कि केसेस की नोयत क्या है। अगर हम्म। कम हो रहे हैं तो फिर आप जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाएं और उसके बाद फिर लॉकडाउन की तरफ जाएं, फिर जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाएं। और अगर आप लेकिन जैसे लेकिन समझूं लगारी साहब, एक जुलाई एक और और अगस्त चीज में अगर कि आप लॉकडाउन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हुकूमत ने भी ये बात की कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। अगर हम उस वक्त सख्ती से लॉकडाउन कर देते, यानी कि हुकूमत अगर सख्ती से लॉकडाउन कर देती तो आज सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना होती। अब हम जिस स्टेज पर आ गए हैं, अवाम जिस तरह से मतलब भूख से मर रही है, एहसास प्रोग्राम का भी हमने देखा वक्ती तौर पर फायदा हुआ, लेकिन वो जितनी अमाउंट थी उससे चंद लोगों के ही घर चल सके। लेकिन अब अगर सख्ती से लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो क्या उससे हमारा मुल्क जिस तरह के हालात इस वक्त सामना कर रहा है, मुल्क मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का इस सूरत हाल में मुतहम्मिल हो सकता है? तो क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि जो कुछ इंपीरियल कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हम नतायज को भुगतने के लिए तैयार हैं? हम एक बात यह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर लोगों का भूख से मरना जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत बुरे दौर देखे हैं, हमने कहत साली के दौर देखे हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब अनाज नहीं मिलता था। आप कम उम्र हैं लेकिन हमने तो वो दौर देखे हैं, हमने कहत साली को भुगता है। हमें मालूम है कि घरों में अनाज नहीं होता था, आटा नहीं होता था, फिर भी लोग अपना गुजारा कर लिया था, जड़ी बूटियां खाते थे लोग। हमने खुद देखा देहातों के अंदर, यार हमने खुद खाई है, खजूर की जड़ें निकाल कर, उनकी गिरी निकाल कर हम लोगों ने खाई है। उस वक्त जब हमारे पास अनाज नहीं था, हम जाते थे खेतों में, पुराने पौधों की जड़ों को उखाड़ते थे, जड़ों से जाकर वो निकालते थे। रिस्क बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मिल सकता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि 80,000 से 1.5 लाख तक यौमिया अमवात कोरोना से हो सकते हैं, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इतनी अमवात तो कभी किसी भी दौर में, कहत साली के दौर में भी, बदतरीन कहत साली के दौर में भी नहीं हुई है। अब हम क्या इन नतायज को भुगतने के लिए तैयार हैं? तो लेकिन लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते अगर हैं, तेज अवाम जबान का लाके रवैया अब आपसे कितना बात, जरूरी है? अवाम की गैर संजीदगी भी तो हमें नजर आ रही है। अवाम खुद, हम देख रहे हैं कि अवाम ही अवाम उस एहतियात वक्त नहीं बरत आएंगे रही। जब आप ओनरशिप नहीं, मैं कह रहा हूं अवाम उस वक्त आएंगे जब लीडरशिप ओनरशिप देगी। हम्म। अगर वजीर आला सिंध, वजीर आला पंजाब लाहौर में जो है वो ऐलान करें, यहाँ कराची में ऐलान करें लॉकडाउन करो, वजीर आजम उसको ओनरशिप दें, तो लोग नहीं निकलेंगे भाई। हम्म। लोगों को तो ये मौका चाहिए। वजीर आजम दिल खोल कर एक बार कहें लोगों घर पर रहो, फिर सुबह हुकूमतें शेर हो जाएंगी लोगों को रोकने के लिए। कर्फ्यू नहीं होता, कर्फ्यू में नहीं लगता है, देखा आपने? हम्म। आपके ऑनरशिप ऑनरशिप लेना हमने तो जरूरी है कर्फ्यू इमरान देखा खान है, साहब का। कर्फ्यू अच्छा कई कई हफ्ते चलता था। लगारी साहब, एक और चीज, कभी शहबाज गिल और पीएमए का मामला सामने आ जाता है, लफ्जी जंग हो रही होती है, ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के आपस में उनकी लफ्जी जंग चल रही है। कौमी असम्बली के इजलास हुए, उसमें भी हमने देखा कि बस आपस में बहस चलती रही, लफ्जी जंग होती रही। इससे तो वाकईतन आप सही कह रहे हैं कि तदारुक नहीं हो सकता, लफ्जी जंग तो हल नहीं है सारी सिचुएशन का। मैं ये कह रहा हूं कि पहलवान छोड़ रहे हैं और जो लड़ते फिर रहे हैं, जो है मैदान में जाते हैं चैलेंज करते फिर रहे हैं, हाय कोई लड़ने वाला आए हमारे साथ लड़े, और हम तैयार बैठे हैं, हम दांत तोड़ देंगे, हम जो है आपकी बतीसी निकाल देंगे, हम आपको आप छठी का दूध याद दिला देंगे, इस तरह के दावों के साथ
अगर पहलवान मैदान में उतरे होंगे तो दूसरी तरफ से भी पहलवान जवाब दे रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे। क्या ये ज़रूरी है कि इस इतने बड़े पेंडेमिक में और इतने बड़े अजाब में, इतने बड़े वायरस के फैले होने में जो है आप लोगों को बजाय इसके कि किसी ऐसी राह पर लगाएं कि जिससे लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हों, सोशली इंटीग्रेशन नहीं कह रहा हूं मैं, मिल बैठना नहीं कह रहा हूं, लोगों के दिल जुड़ें। वह खुदा के वास्ते यार इस वक्त लोगों के दिल जोड़ो, लोगों के दिमाग जोड़ो, लोगों के हम्म। बड़ों के सर भी एक साथ करें, दिल भी एक साथ करें। अगर 6 फुट के फासले पर हो तो तुम्हारा दिल एक तरह से धड़के और तुम्हारे दिमाग एक तरह से सोचें, तभी आप इस मामले को हल कर सकते हैं। अगर आप शेरों की तरह और जंगल के जो है मुख्तलिफ किस्म के लड़ने वालों ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़कार हमारे साथ मौजूद थे। और कोरोना से निमटने का वाहिद हल लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन के हवाले से जो सूबों की पॉलिसीज़ हैं, सूबों की जो हिकमत अमली है उसमें और वफाक की हिकमत अमली में तनाज़ात नज़र आते हैं। सूबे जब कहते हैं कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो वफाक की जानिब से उसे ऑन नहीं किया जाता, ऑनरशिप नहीं दी जाती। अब लगारी साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जब सूबों की पॉलिसीज़ को ऑनरशिप देंगे और अवाम तक भी ये फिर मैसेज जाएगा कि वाक़तन संजीदगी से वफाक भी ले रहा है, हुकूमत भी ले रही है। और जब हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की बात में बहुत असर होता है और लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें सुनते भी हैं। जब वो खुद कहेंगे कि लोग घरों में रहो, कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जब तनाज़ा नजर आता है वफाक और सूबों के दरमियान में, वहां पर फिर अबहाम पैदा हो जाता है, तो अवाम भी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और कल बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, 11 माह से जो समातें जारी थी, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार दे दिया गया। आगे क्या मराहिल हो सकते हैं, इसके इस पर बात करेंगे, लीगैलिटीज की बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कल बहुत अहम पेशरफ्त हुई, 11 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस का लदम करार दे दिया। मगर मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहली और बच्चों की जायदाद के मामले को FBI भेजने के हवाले से फैसला दिया गया और इस पर तहकीकात का हुक्म भी दिया है। साथ ही FBI को वक्त का पाबंद भी किया गया है कि FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने केस की आखिरी समाअत की, लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं है कि यह केस अभी अपने मंतक़े अंजाम को पहुंच पाएगा या मामला खत्म हो गया है। 10 अराकीन ने यकजहती के साथ फैसला इस रेफरेंस को कलअदम करार देने का दिया, मगर 7 जजेस का यह कहना था कि अब इस मामले को FBI के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि वो इस केस के मेरिट को जाने। जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली, उनकी अहलिया वहां साबित करें कि उन्होंने ये जायदाद एक नाकाबिले तरदीद मनी ट्रेल के जरिए साबित की और दस्तावेजी सबूत पेश करें FBI में। FBI को 60 दिन दिए गए हैं तहकीकात मुकम्मल करने के लिए और रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह इख्तियार होगा कि वो इस मामले को, यानी कि इस रेफरेंस को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। 7 जजेस का फैसला यही बात का इशारा दे रहा है कि अभी केस मंतक़े अंजाम को नहीं पहुंचा है। अब FBI के पास ये मामला जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी सुपरविजन भी करेगी। आगे जाकर क्या हो सकता है, अदालती तौर पर इसके क्या लीगैलिटीज़ हैं, इस पर हम आज बात करेंगे कि जो अगले मराहिल हैं वो किस तरह से तय पाएंगे और मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें अजहर सदीक साहब, माहिर कानून है। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, फैसला आ गया, सदारती रेफरेंस का लदम करार दे दिया गया, इसके बावजूद ये केस अपने मंतक़े अंजाम को नहीं पहुँचा है। यकीनन इसमें मराहिल हैं जो अबूर करने हैं। FBI की तहकीकात मुकम्मल होंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशल काउंसिल में यह दोबारा जाएगा। अभी इसका बड़ा मरहला बाकी है। किस तरह से ये तमाम तर मराहिल तय पाएंगे कानूनी तौर पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी पर जो बात समझने वाली है, मैं पहले दिन से क्लियर हूं इस हवाले से कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही देखना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत हाई यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें 3 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स मौजूद होते हैं, और ये जजेस की अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के हवाले से है। अल जहाद ट्रस्ट और शरफ अफरीदी केस अगर देखना जजेस की तैनातियों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई आ नहीं सकता इस हवाले से, और जजेस की तैनात जजेस ने करनी है। फिर आपको याद होगा 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 175 ए ऐड किया, फिर पार्लियामानी कमीशन का इख्तियार बढ़ाया गया, और एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि 19वीं तरमीम लाना पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था। यही मामला अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, ये मामला अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से होता है, पार्लियामेंट के हवाले से होता, तो अब तक नैब गिरफ्तार कर चुकी होती।
नया जिस्मानी रिमांड 90 दिन का ले चुकी, 90 दिन तक ले सकती है, ले चुकी होती और जेल की हवा खाना पड़ी। हमारे आईने पाकिस्तान 1973 ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी इसलिए बनाया है कि ये मामला जो है एहतसाब का, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रखा है। अगर एग्जेक्टिव के पास होता तो रोजाना ही कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती और रोजाना ही हर कोई जज किसी ना किसी मामले में उलझाया होता, फंसाया होता। इंडिया के अंदर देख लें, वहां पर वाज़ेह तौर पर ये सारा काम जो है जजेस निकालने का वो पार्लियामेंट देखती है। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। मैं इस बारे में, किसी ने मुझसे कल जब फैसला पूछा कि मुतवक्को फैसला क्या है, तो मैंने उन्हें कहा था कि एफबीआर के पास भी मामला एफबीआर के पास मामला जाएगा, लेकिन हतमी राय जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देख ली है। उसकी वजह जरा समझने वाली है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खुद आए और जब कहा गया कि ये मामला भिजवा देते हैं एफबीआर के पास, तो उन्होंने इनकार किया और गवर्नमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया कि उन्हें कोई एतराज नहीं। यहीं से नजर आ रहा था कि देयर इज समथिंग, कि जो कोई ऐसे इशू हैं कि जिसकी वजह से फिर बेगम जस्टिस काजी फायद साहब पेश हुई और उन्होंने भी जो बातें की, कहानी अच्छी सुनाई। उन्होंने जज्बात होकर रो भी दिया। उन्होंने एफबीआर के दफ्तर में जाए, धक्के तो हर कोई वहां खाता है, वो धक्के खानों को भी समझती है, कोई प्रिविलेज क्लास लेनी है, अपना वीजा अगर 1 साल का दे दिया वो भी उसको समझती है हरासा करना। लेकिन जो बात समझने वाली है, यानी जब उन्होंने बातें की, 3 बड़ी अहम इशू हैं। 2004 में प्रॉपर्टी परचेज करना माना गया, 12 में और 13 में माना गया, लेकिन बैकएंड पे देखे तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट में उस दौर में डिक्लेयर ही नहीं की गई। पहली दफा डिक्लेयर उन्होंने खुद कहा कि 2018 में क्यों डिक्लेयर की गई कि उनका नाम, उनका पासपोर्ट जो स्पेनिश है, उनका नाम वहां कुछ है, पाकिस्तान के अंदर नाम उनका और है। वो प्रॉपर्टी मेरा जहां तक ख्याल है कि विद हेल्ड की गई थी, डिक्लेयर नहीं की गई थी और इसलिए फिर वो बाकायदा 2018 की रिटर्न में इसलिए शो की कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ये टेकअप कर लिया था। आपको याद होगा अलीमा बाजी के हवाले से भी ये मामला आया, तो अलीमा साहिबा को बाकायदा टैक्स जमा करवाना पड़ा, चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर उनके मियाँ नहीं थे या उनका खामन नहीं था, खामन नहीं था या उनके बच्चे नहीं थे, वरना उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे और टैक्स दिया। यहां पर आके एक दूसरी जो चीज उन्होंने कहा कि वो ज़राई इनकम टैक्स से आमदन ली है। अब ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से ज़राई आमदन के हवाले से ज़राई इनकम टैक्स तो दिया नहीं, कवानीन मौजूद है सूबाई। और अगर आपका ये तो तमाम तर वो प्रोसीडिंग्स होगी जो समाअत के दौरान आई, अहलिया ने जो कहा, उसके बाद फिर जो जो चीजें चली। अब मैं थोड़ा सा इसके अगले स्टेप पर आना चाह रहा हूं कि अब जो भी फैसला आता है, एफबीआर करे या कमिश्नर इनकम टैक्स करे, इसके बाद वो फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने जाएगा। यही इंटरप्रिटेशन है जो इस फैसले से सामने आती है। आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रिपोर्ट जो है जो एफबीआर देगा वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगी इस फैसले के मुताबिक, लेकिन कोई भी फरीक इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहे तो कर सकता है। देखिए, मैं एक अर्ज करता चलूं यहाँ, बस थोड़ी सी बात खत्म करने लगा था। ज़राई आमदन उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। मैं 10 लाख आमदन कमाता हूँ, 7 लाख में मेरी वकालत से आमदन है, 3 लाख मेरी ज़राई आमदन है, तो मुझे डिक्लेयर सारी करनी है। टैक्स मैं 7 पे दूंगा, लेकिन 3 एग्जाम्प्ट होगी। अब जो आपका सवाल है उसका बड़ा क्लियर है, पैरा नंबर 9, 10, 11 पढ़ लें, उससे पहले पैरा के अंदर बताया है अगर तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अहलिया के हवाले से टैक्स रिकॉर्ड से मुतमन होती तो फिर एफबीआर के पास भेजना क्यों था, क्योंकि वजह वो बॉडी नहीं है जिसने ये डिसाइड करना है। एफबीआर के सामने ये जायदादों के सोर्स वगैरह सारा क्लियर करके 7 दिनों के अंदर, यानी ऑर्डर मिल गया, 7 दिनों के अंदर कमिश्नर इनकम टैक्स ने देखना है, 60 दिनों में नोटिस वगैरह देने हैं और 75 डेज में ऑर्डर पास करना है। फिर यह मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास एक रिपोर्ट की शक्ल में चेयरमैन एफबीआर ने भिजवा रही है। चेयरमैन एफबीआर अपने जस्टिस के साथ भिजवाएगा, वो जाएगी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या वो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वो चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे जो हेड करते हैं, और ये मामला दोबारा आज खुद नोटिस के तौर पर, सुओ मोटो नोटिस के तौर पर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएगी। मामला आज भी यहाँ पड़ा है, वफाकी हुकूमत को केस सारे नहीं, वफाकी हुकूमत तो यही चाहती थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। फर्ज करें 100 दिन के अंदर भी अगर ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट नहीं देता तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं है, अब अल्टीमेटली बर्डन जो है जस्टिस काजी फायद ईसा के पास चलेगा, क्योंकि उनकी बेगम साहबा तो उस वक्त कोई जो बता रहे हैं कि अर्निंग कोई थी नहीं। एक और चीज भी बताएगा, क्योंकि ये मामला एफबीआर में चला गया है। कार्रवाई के दौरान जस्टिस फायद ईसा जब कोर्ट रूम में आए थे, तब उन्होंने साथ ही जो अदालत की तरफ से जो तजवीज़ दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को कि आप ये मामला एफबीआर में लेकर जाएं, तो इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था जस्टिस फायद ईसा की जानिब से भी और उनके वकला की जानिब से भी इसे मंजूर नहीं किया गया था। उस वक्त उन्होंने ये तजवीज़ मंजूर नहीं की थी, कोई पेचीदगियां नजर आई होंगी उस वक्त? देखें, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, वो तजवीज़ इसलिए नहीं की थी कि कंसीलमेंट के नोटिस आ गए हैं। अब प्रॉपर्टी तो डिक्लेयर नहीं की है,
तो इसमें तो लाजमी बात है, जहां पर आमदन बात आएगी, साथ पेनल्टीज भी आनी और प्रोसिक्यूशन के चांसेस भी हैं, तो अल्टीमेटली तो वो केस साबित हो जाएगा। अब एफबीआर के पास इसलिए तो नहीं जानना नहीं चाहते कि इनकम टैक्स का रिकॉर्ड सीधा नहीं है, क्लियर नहीं है, और जब एक आदमी टैक्स छुपाता है, कंसील करता है, तो वो चोरी कहलाती है। अभी हमेशा यानी मिसाल के तौर पर यानी यूं ले लें कि अजहर सिद्दीक ने डकैती मारी, 2 करोड़ रुपया कमाया और जाकर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी कि 2 करोड़ रुपया आ गया। इनकम टैक्स तो 2 करोड़ शो कर दिया, लेकिन असल तो डकैती का पैसा था। या फर्ज कर ले किसी का अलग किया जाता है कोई करप्शन का पैसा था, तो उसकी प्रोसीड तो अलग चलनी है, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने तो सिर्फ आमदन शो करनी है और वो ट्रेसेस देने पड़ेंगे, सोर्स देने पड़ेंगे, मनी ट्रेल देने पड़ेंगे, और मनी ट्रेल का यहाँ पर बड़ा वादे तौर पर बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, इसीलिए अवॉइड किया जा रहा था कि ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो बुनियादी तौर पर अपना एक बयानिया बनाया जा रहा था कि मैं पता नहीं अपना फैजाबाद धरने के हवाले से, और उसी हवाले से बिला वजह दारों को मिलाइन करना। चीफ जस्टिस के सॉरी प्रेसिडेंट के खिलाफ पहले दरखास्तों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जस्टिस काजी फायज़ा ने, वो पढ़ने वाली है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पे बातें आई, फिर शहजाद अकबर के ऊपर बातें आई। कोई बात बड़ी सीधी सी है, आप और ये 13 माह क्यों खामोश रहे हैं? ये सारी चीजें अगर मौजूद ही 13 माह पहले कौम को बता रहे थे, क्यों करब और तजब्जुब में मुब्तला किए रखा? और ये 13 माह बाद देना, ये भी कई शक व शुबहात पैदा करता है कि शायद ये मनी ट्रेल देने में नाकाम हो जाएं। और अल्टीमेटली आपको पता है, जब जस्टिस फरूख इरफान का केस शुरू हुआ यहाँ, तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ट्रायल चला तो बाकायदा उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो हो सकता है कोई इस्तीफों का मौसम किसी वक्त आ जाए। बहरहाल ये मामला खत्म नहीं हुआ। जस्टिस काजी फायज़ी साहब, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल तक नहीं पहुंचा है। अच्छा आज़ाद साहब, मेरा आखिरी सवाल, गोया इसमें सुपरवाइजरी जो पोजीशन है वो सॉर्ट ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, क्योंकि ये रिपोर्ट बिलाखिर उसके पास आनी है, उसके बाद एक निगाह उनकी इस पर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरी फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी, इसको प्रोसीड करना है या नहीं करना। अच्छा देखिए, मैं चूंकि आईने पाकिस्तान हमारे यहाँ इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसने मुकर्रना इंतजामिया और अदलिया के इख्तियारात सामने रखे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है, जस्टिस काजी फायज़ के हवाले से तमाम तर जो अभी तक पेशरफ्त हुई है उस पर बात कर रहे थे। अभी ये मामला मंतक़े अंजाम तक नहीं पहुंचा है, FBR के पास है। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट पेश की जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर पूरी तरह से निगाह रखे हुए है और बाकायदा तौर पर एक टाइम फ्रेम दिया गया है FBR को, उसके अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आनी। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन अभी ये मामला मंतक़े अंजाम को नहीं पहुंचा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद पाकिस्तान में मुआशी तौर पर क्या सूरत हाल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी में भी इजाफा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान में 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया था 12 तारीख को, और आइंदा माली साल के बजट का कुल हजम 71 अरब 37 अरब रुपए है, जिसमें हुकूमत की आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से महसूलात की सूरत में 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी की बद में 1,610 अरब रुपए रखा गया था। उसके बाद मुख्तलिफ सूबों का बजट पेश किया गया। आज बलूचिस्तान का बजट भी पेश कर दिया गया। इससे पहले सिंध का बजट पेश हुआ, 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश हुआ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया, जबकि जो वफाकी तौर पर बजट पेश किया गया था उसमें यह कहा गया था कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा और इसको रिलीफ बजट का नाम भी दिया गया था। पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान किया, जबकि टैक्स की शरह में कमी का भी ऐलान किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया गया, जबकि 410 अरब रुपए के बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 305 अरब रुपए और तरक्याती बजट के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध के हवाले से रुपए की कदर में कमी आ रही है, मईशत की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। इदारा शुमारियात की जानिब से जो महंगाई के हवाले से कहा गया है, महंगाई की हफ्तावार जो रिपोर्ट इदारा शुमारियात ने जारी की है उसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.02% इजाफा हुआ है।
दूसरी तरफ लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और कोरोना की वजह से ज्यादा सूरत हाल तशवीशनाक है। रुपया संभल नहीं पा रहा है, 167 तक गिर गया है। क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत कर्टेल करने में कामयाब हुई, आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आगे जाकर हुकूमत के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत को लेकर हुकूमत किस तरह से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से भी बात करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से भी बात करेंगे, बेरोजगारी में जो इजाफा हो रहा है, गुर्बत किस हद तक लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी की तरफ जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशत आबिद सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सुलैरी साहब, मैं आपसे जो रुपए संभल नहीं पा रहे, रुपया 167 तक गिर गया, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक्सटर्नल अकाउंट कंट्रोल में किया, इसके बावजूद रुपया नहीं संभल रहा। अगर फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वो भी क्राइसिस में, ये रुपया संभल क्यों नहीं रहा करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल होने के बावजूद भी? ये देखिए, ये क्वार्टर एंडिंग पे रुपए पे हमेशा प्रेशर आता है, खा वो आप मार्च को देख लें या जून को या सितंबर को। सो बेसिकली क्वार्टर एंड पे जो मल्टीनेशनल्स हैं, स्पेशली जो ऑयल कंपनीज, उन्होंने अपनी पेमेंट करना होती है। इसी के साथ साथ बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अपना डिविडेंड जो है वो वापस भिजवा रही होती हैं। तो ये एक अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि हर क्वार्टर के एंड पे रुपया प्रेशर में आता है और इस वक्त भी रुपया प्रेशर में आ रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो जो है एंटिसिपेशन है कि मॉनेटरी कमेटी जो है वो बैठ रही है अगले हफ्ते और शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद नीचे आएगा। तो आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा तो रुपए पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी सेविंग्स जो है वो अब डॉलराइजेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे कि बजाय इसके कि उनको बैंक्स में या किसी और जगह पार्क रखें, उसकी जगह वो डॉलर खरीदना शुरू करेंगे। और जब लोग डॉलर खरीदना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली रुपए की कदर में कमी जो है वो देखने में आएगी। सही सुलैरी साहब, पिछले साल भी जो हदफ रखा वो अचीव नहीं हुआ, फिस्कल खसारा भी टारगेट से बाहर गया। इस साल जो कह रहे हैं कि -4% होगी, इतनी आपको लगता है कि खसारा और ग्रोथ इससे भी बुरी हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि ग्रोथ जो है ये -0.4% से भी नीचे जाएगी और उसकी वजह यह है कि पहले 9 महीनों में अभी तक जो लाइफ सेवर है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन इस साल के जो रवा माली साल है इसके आखिरी जो 3 महीने हैं ये लोकस का अटैक की नज़र होगी एग्रीकल्चर। तो गो के पहले 9 महीने में एग्रीकल्चर के फिगर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि 30 जून तक लोकस जो है वो किस हद तक एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। और जैसा कि ये तासुर पाया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15% वो एग्रीकल्चर की जो ओवरऑल इनकम थी उसको अफेक्ट करेगा। तो उसी हिसाब से शायद जो इस वक्त IMF की प्रोडिक्शन है पाकिस्तान की ग्रोथ के बारे में -1.5% की, वो मुझे ज़्यादा हकीकी लग रही है। ये जो 0.4% -0.4% है ये इससे नीचे जाएगी। इसी तरीके से जब हम रेवेन्यू टारगेट की बात करते हैं तो रेवेन्यू टारगेट भी इस वक्त ओवर एम्बिशियस है और उसकी वजह यह है कि कोरोना लॉकडाउन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आपने इकॉनमी को बंद करना है तो फिर भी हुकूमत को पैसे देना होंगे, और अगर इकॉनमी चलानी है, लॉकडाउन नहीं करना, तो फिर भी पैसे देना होंगे। जो रेवेन्यू के सोर्सेज है वो कम होते जाएंगे। तो यकीनी तौर पे जब रेवेन्यू के सोर्सेज कम हो रहे होंगे, जब इक्तिसादी सरगर्मियाँ या तो स्मार्ट लॉकडाउन का शिकार हो रही होंगी, लोकस का शिकार हो रही होंगी, या उनको चलाने के लिए पैसे देना पड़ रहे होंगे, तो उसमें रेवेन्यू टारगेट जो है वो तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है उसी पे ज़्यादा जो है इन्हिसार रहेगा, लेकिन हुकूमत और IMF दोनों इस चीज़ पे क्लियर है कि 3 महीने बाद दोबारा से रिव्यू हो रहा होगा। IMF ने जो अपना सेकंड और थर्ड क्वार्टर का जो सेकंड और थर्ड रिव्यू था वो मौखर किया हुआ अभी तक सितंबर तक। तो लेट्स सी कि सितंबर तक सिचुएशन जो है वो किस तरह से जाती है। खुदा न खास्ता अगर कोविड अगस्त में अपनी पीक को पहुंचता है तो यकीनी तौर पे वहाँ पे सारे जो रेवेन्यू टारगेट हैं वो अपसाइड डाउन हो जाएंगे। वहाँ पे फिर पैसे इकट्ठे करने की बजाय हुकूमत को मज़ीद पैसे खर्च करना पड़ेंगे कोविड के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बजट जो है उसी हिसाब से फिर ये साथ साथ चेंज होता जाएगा जो जो कोविड या लोकस की सिचुएशन जो है वो बदलती है। तो अब सब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें भी $2 अरब की कमी आई है, इससे हालात कितने परेशान कुन हो सकते हैं? और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी हमारी 30 to 40% कम हो गई हैं, तो एक्सपोर्ट स्टेबल होने में आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? देखिए, एक्सपोर्ट स्टेबल होना का इंसार तो बहुत हद तक हमारे
जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे भी है, यानी जिन इकॉनमी पे हम सामान भेजना चाह रहे हैं क्या वो इकॉनमी अपनी फुल स्विंग पे वापस आई है कि नहीं, जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या वो ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार होता है या वो अशिया तशय्युश में इस्तेमाल होता है, लग्जरी आइटम में इस्तेमाल होता है। तो जो हमारे मेजर इम्पोर्टर थे वो तो उनकी अपनी इक्तिसादी हालत जो है इस वक्त काफ़ी बुरे तरीके से वो हिट हुए हैं। तो एक तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स की, वो जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं या फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास, और यकीनन वहाँ से लोगों के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो आ भी रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपने रिजर्व्स की, तो यकीनी तौर पे रेमिटेंसेस में कमी आने की वजह से, एक्सपोर्ट में कमी आने की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आने की वजह से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, अभी कल ही पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन का जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ADB और वर्ल्ड बैंक से कोविड से रिस्पांस के लिए, या उससे पहले IMF से जो पैसे मिले या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है उनका फ्लो तो आ रहा होगा और उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पेश आएगी करंट अकाउंट को बहाल रखने में। लेकिन ये ज़रूर है कि ये 1 साल के बाद क्या होता है, इससे अगला माली साल जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर हमें इस साल का जो डेट रीशेड्यूलिंग और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है और ये ज़्यादातर वन ऑफ है, तो ये चीज़ें मिलके ये वाला माली साल जो है 2020-21 ये तो शायद बेहतर हो जाएगा। 21-22 के लिए फिर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी कि वहाँ पे जो प्रेशर आएंगे उनको किस तरीके से निपटना है। तो अगले साल के लिए फिर क्या कोई उम्मीद रखें कि कम से कम अगले साल 12.1% की तरक्की और खसारा कंट्रोल में रह जाए, 4,900 अरब रुपए पे रेवेन्यू जमा कर जाएं तो? जी, मेरा नहीं ख्याल कि 4,900 का रेवेन्यू जमा होगा और ना ही मैं समझता हूँ कि सूबे जो हैं वो सरप्लस दे सकेंगे, जो कि वफाक ने अपने बजट डेफिसिट को पूरा रखने के लिए सूबाई सरप्लस भी रखा है। पंजाब ने सरप्लस बजट दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दे पाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगला साल जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे चल रहा होगा। देखिए, जो हमारा नॉर्मल माली साल होता था उसमें 3 नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर होते थे, जो सूद की अदायगी है, दफ़ा है और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत को चलाना, और फिर डेवलपमेंट आती थी। अब इसके साथ आपका लाइफ भी, हेल्थ बजट भी शामिल हो गया है, आपकी लाइवलीहुड सोशल प्रोटेक्शन भी शामिल हो गई है, लोकस्ट को कंट्रोल करना भी शामिल हो गया है, लॉकडाउन को मैनेज करना भी शामिल हो गया है। तो यकीनी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो अपने जो 7% फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसमें रह सकती है। अगर जो नॉर्मल ईयर था जिसमें पहले 9 महीने नॉर्मल थे, अगर उसका खसारा जो है वो 9.5% तक जा रहा है, तो जो अगला पूरा साल टर्बुलेंट रहने की तवक्को की जा रही है, तो उसमें 7% रहना जो है वो काफ़ी नामुमकिन लगता है। लेकिन एज ए सेट के मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये एक डायनामिक बजट है, ये स्टैटिक नंबर्स नहीं है। ये नंबर्स सूरत हाल को देखते हुए तब्दील हो रहे होंगे और उन्हीं तब्दीलियों के साथ ये बजट जो है ये इस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा और इसको अनफोल्ड किया जा रहा होगा। अच्छा आबिद साहब, जिस तरह से सूबों का बजट आया है, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से सिर्फ कहा जा रहा है कि बैलेंस बजट है, सरप्लस और डेफिसिट की सूरत हाल है बाकी सूबों के हवाले से देखा जाए तो। लेकिन अब जिस तरह से ऑपोजिशन ये बात कर रही है कि हुकूमत कह तो रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, लेकिन इसके बाद मिनी बजट आएगा जिसमें टैक्सेस की भरमार हो जाएगी। क्या अगर सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है, हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हुकूमत मिनी बजट ला सकती है और क्या फिर टैक्सेस की भरमार हो सकती है? देखिए, शायद मिनी बजट ज़रूर आए, लेकिन वो मिनी बजट पिछले मिनी बजट्स की तरह नहीं होगा जिसमें कि टैक्सेस की भरमार हो। मेरा ख्याल अगर मिनी बजट आया तो वो सोशल प्रोटेक्शन में पैसे बढ़ाने पड़ रहे होंगे या वो हेल्थ में पैसे बढ़ाना पड़ रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत इस वक्त ये वाला जो बजट है ये 4Ls का बजट है, लाइफ्स का, लाइवलीहुड्स का, लोकस का, लॉकडाउन का, और ये सारे वो चारों हेडिंग्स हैं जिसमें कि पैसे खर्च होंगे, इसमें पैसे आएंगे नहीं। खुदा न खास्ता इनमें तो से फिर कोई क्या भी सरकारी पैकेज जो है, मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा हो सकता है? और इससे पहले जो बजट पेश किया, क्या उसमें मार्जिन था हुकूमत के पास कि वो ये भी करती? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे इजाफे की गुंजाइश है, क्योंकि जो हमारे लेंडर्स हैं वो हमें नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं करने देंगे। अगला साल जो है वो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि कर्ज़ों पे चल रहा होगा, और जो हमें कर्ज़ दे रहे हैं
वो बड़ा क्लियर है, खा वो IMF है या वर्ल्ड बैंक है या G20 है जिन्होंने डेट शेड्यूल किया है, या ADB है, तो उन सब का ये कहना है कि फिस्कल स्लिपेज जो है अगर कोविड पे एक्सपेंसेस की वजह से होती है या अगर सोशल प्रोटेक्शन पे होती है तो वहाँ पे तो करने की इजाज़त है, लेकिन कर्जा लेके हम ना तो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज जो हैं उनका खसारा पूरा कर सकेंगे, ना एनर्जी सर्कुलर डेट पूरा कर सकेंगे। और जैसा कि IMF ने तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पे भी एतराज़ लगा दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो अनलेस के IMF के साथ कोई बड़ी किसी और चीज़ पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मेरा नहीं ख्याल कि वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने के काबिल होगी। ठीक है आबिद साहब, मेरा आखिरी सवाल, पहले ये कहा जा रहा था कि कोरोना आ गया है और उसकी वजह से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, हुकूमत के लिए चैलेंज क्या बड़ा हो गया है और बेरोजगारी कितनी है पाकिस्तान में इस वक्त? और साथ ही साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि गुर्बत का जो नंबर है हुकूमत सही तरह से ऑफिशियली सामने रख नहीं पा रही, बेरोजगारी के नतीजे में गुर्बत की शरह में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, ये जो आखिरी लेबर फोर्स सर्वे था 2017 वाला, अगर आप उसको देखते हैं और उसकी प्रोजेक्शंस को देखते हैं तो इस साल जो टोटल अनएम्प्लॉयड थे वो 6.5 मिलियन तक जो था वो लेबर फोर्स सर्वे 17-18 वाला कहता था। अब इसके बाद जब आप इसमें कोविड का इम्पैक्ट डाल देते हैं और स्पेशली जो इसमें ले ऑफ्स हो रही हैं या कारोबार बंद हो रहे हैं, जो या स्मॉल जो एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, SMEs, उनमें से बहुत सी अगर बिजनेस से बाहर जा रही हैं तो वो नंबर आपको इसमें मज़ीद ऐड करना पड़ेंगे। तो उसके साथ एक माइनर एडिशन जो है वो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानियों की स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज से होगी, जो कि इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज से वापस आ रहे हैं बेरोज़गार होकर, और उनको भी फौरी तौर पे यहाँ पे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो यकीनी तौर पे ये एक चैलेंज जो है वो तो होगा, और जो आम प्रोजेक्शन है 6.5 मिलियन की जो की जा रही थी, ये यकीनन उससे बढ़ जाएगा ये नंबर। इसी तरीके से जब हम पॉवर्टी के नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे देखना ये होगा कि कितने लोग जो हैं जो कि सोशल प्रोटेक्शन के अंडर कवर हो रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी होने की वजह से, जो कि पहले पॉवर्टी बैंडविड्थ से थोड़ा सा ऊपर थे, लेकिन इस शॉक की वजह से वो नीचे आ गए, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा ना होने की वजह से या इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होने की वजह से वो कहीं पे काउंट नहीं हो रहे। तो ये हुकूमत के लिए एक मौका है, एक तो मिनिमम यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करवाने का, एटलीस्ट बलूचिस्तान या जो साबका फाटा था उसके कुछ अजला में पायलट बेसिस पे, यहाँ पे हर एक को अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ पे सोशल प्रोटेक्शन वो दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो शायद इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन, जो गुर्बत की डॉक्यूमेंटेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की, ये हमारी ठीक हो सके, ठीक है, और हमारी ठीक हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। सूबों के बजट के हवाले से जो बजट पेश किया गया था 2020-21 का, उस पर बात कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो साथ ही साथ गुर्बत में भी इजाफा होगा, और हुकूमत को चाहिए कि अभी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और इस हवाले से आगे जो 21 है 2021 उसके हवाले से पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज पहले बना ली जाएँ, और अगर सितंबर तक सूरत हाल बेहतर होती है, कोरोना पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया जाता है, तो फिर कुछ ज़्यादा ऑप्शन होंगे हुकूमत के पास। लेकिन अब देखना है कि मुआशी तौर पर हम किधर जाते हैं, मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल होती है, ये वक्त आने के साथ पता लगेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।